ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशंस। अब रिलेशंस को हम लोग सेग्रीगेट नहीं करेंगे कि क्लास 11th का है या 12th का है, ये कंप्लीट रिलेशंस हम लोग देखने वाले हैं। मैं यहाँ सेट्स के बारे में नहीं बताऊँगा, बट हम लोग पहले समझेंगे कि रिलेशन है क्या। थोड़ा सा 11th का पोर्शन होगा, बाकी 12th का होगा। तो जो 11th वाले स्टूडेंट हैं वो ये समझ लो कि 12th की प्रैक्टिस भी करनी है हमें, और 12th वालों को तो करनी है। तो यहाँ पे पहले हम लोग रिलेशंस के बारे में देख लें। रिलेशन जो है वो अगर एक सेट हमारे पास दे रखा है जिसके अंदर मान लीजिए 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, और बी एक और सेट है जिसके पास एलिमेंट मान लीजिए 3 4 5 ऐसे 3 एलिमेंट हैं, या 4 भी ले सकते हो, अभी मैंने 3 ही लिए हैं। तो जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं यानी कि ए इंटू बी, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, क्योंकि कार्डिनल नंबर ए बताता है कि इसमें 3 एलिमेंट हैं, और वहीं हमारे पास सेट बी में भी 3 एलिमेंट हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास होंगे कुल मिला के 9 ऑर्डर्ड पेयर। 9 ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से हो सकते हैं भाई? पहला होगा ए का लिया 1, बी का लिया 3, तो 1,3, 1,4, 1,5, फिर बारी आगे 2 की, तो 2,3, 2,4, 2,5। पहले तो एक काम करो, वीडियो तो लाइक कर दो, ठीक है, उसके बाद उसको शेयर करना, बट ये वाला चीज़ भी ध्यान में रखो। तो यहाँ हो गया 3,3, 3,4 और 3,5। जैसे मैंने आपको बोला था इसके अंदर 9 ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। तो ये जो 9 ऑर्डर्ड पेयर बने ये तो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें से कुछ एलिमेंट्स को चुन लिया जाए तो वो एक रिलेशन बनाते हैं, यानी इसका एक सबसेट तैयार किया जाए, यानी हम बनाएंगे सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कहते हैं तो उसे कहा जाता है एक रिलेशन। तो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, सॉरी, जो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका एक सबसेट होता है। अब उस सबसेट में मैं चाहूँ तो 1,3, 2,4 और 3,4 या 3,5 मैं कुछ ऐसे चुन लेता हूँ। मेरे दिमाग में क्या रिलेशन चल रही थी चलो वो छोड़ दो, बट मैंने इसका नाम लिख दिया है आर। तो एक रिलेशन है आर जो इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में से बनाई गई है, ठीक है। तो इसे हम लोग एक रिलेशन कहते हैं। इस रिलेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं या हम लोगों ने क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली बात तो सबसेट की नॉलेज क्लियर हो गई। तो जो हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है, यानी पहले एलिमेंट में मेरे को क्या दिख रहा है 1 2 और 3, तो मैं 1, 2, 3 को एक सेट में अगर लिख देता हूं, मेरे को मालूम है ये ए है, बट हाल फिलहाल इसको बोला जाएगा इट इज डोमेन ऑफ रिलेशन आर। तो पहले एलिमेंट जो होते हैं वो कहलाते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। इसमें अगर मैं सेकंड एलिमेंट्स को उठाऊं तो सेकंड एलिमेंट में मेरे पास दिख रहा है यहाँ पे 3 है, 4 है और 5 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3, 4 और 5। तो ये क्या कहलाएगा? इसे कहते हैं रेंज ऑफ रिलेशन आर, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लिया है हमने। वहीं मान लीजिए मैं इसमें से कुछ एक और ऑर्डर पेयर ले लूं। फॉर एग्जांपल मैंने चुन लिया 1,5 और 3,4, मैंने सिर्फ इतना सा लिया, तो इस रिलेशन का नाम लिख लेते हैं R1। तो ये भी एक रिलेशन है। इस रिलेशन में 2 ही एलिमेंट है, तो जब 2 ही एलिमेंट हों तो कोई दिक्कत नहीं है, तब मैं यहाँ पे D फॉर डोमेन ऑफ R1 लिख देता हूँ। तो डोमेन ऑफ R1 क्या है? मात्र 2 एलिमेंट। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं हमारे पास, इनके पहले एलिमेंट को चुन लो, तो 1,3 ये कहलाएगा इसका डोमेन, और रेंज ऑफ R1, हमारी ये जो R1 रिलेशन है इसकी रेंज क्या होगी? हमारा दूसरा एलिमेंट जो है 5 है और 4 है, इनका आप एक कलेक्शन कर लो। आई थिंक यहाँ तक अभी क्लियर हो गया होगा कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है R और एक एग्जाम्पल लिया है R1, ठीक है। आप चाहो तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये कहलाता है हमारी रिलेशन। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब अगर हम लोग देखें तो 11th और 12th की अगर मैं बात करता हूं तो हमें रेंज डोमेन तो यहाँ पे सीखना ही है।
जैसे कि किसी भी दिए गए फंक्शन की रेंज और डोमेन निकाली जाए, उस रेंज डोमेन के साथ साथ हमें ध्यान होना चाहिए कि टाइप ऑफ रिलेशंस कौन सी हैं। जैसे ही हम लोग जंप करते हैं टाइप ऑफ रिलेशंस पे, हम आ जाते हैं क्लास 12th के सिलेबस पे। तो ऐसे में अगर हम लोग ये कहें कि भी हमारी रिलेशंस कितने टाइप की होती हैं, तो मैं पहला आपको बता दूं, एक कहलाती है एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी रिलेशन का नाम ही बता रहा है कि भी कुछ है ही नहीं। अगर उस रिलेशन में कुछ है ही नहीं, यानी कि एक ऐसी रिलेशन जिसके अंदर कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां लिख दूं भाई, अगर मैंने ये कहा है एक रिलेशन है जो सेट ए से लेके बी तक है, यानी एलिमेंट लेने हैं ए के और बी के एलिमेंट्स के साथ उनको जोड़ के पेयर बनाओ, बट तुम कोई पेयर बना ही नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल, ए के पास हैं 1, 2 और 3 और बी के पास है 9, 10 और 11। ये अपने पास एलिमेंट हैं 3, 3। मैंने बोला एक रिलेशन बनाइए R जिसमें होंगे x, y के एलिमेंट्स, और इस x, y में क्या रिलेशन है, y कितना है, x का दुगना है। मैं कुछ ऐसी रिलेशन बता दी, ठीक है। अब आप कोशिश करो, आप ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे। मान लो पहला ऑर्डर्ड पेयर लेते हो 1, 9। अगर मैं बोलता हूं 1, 9, तो x की जगह है 1, y की जगह है 9। क्या y x का दुगना है? नहीं। तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर तो रिलेशन में है ही नहीं। इसलिए सबसे बड़ा उठा लो 3 और 11। अगर मैं 3 और 11 कहता हूं तो देखो x की जगह है 3, y की जगह है 11। क्या y x का दुगना है? नहीं। तो मेरे पास कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा, तो मेरी इस रिलेशन में कुछ भी नहीं आएगा। तो इस रिलेशन को बोला जाएगा एम्प्टी रिलेशन। इट इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम लोग यहां कह सकते हैं नन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी, यानी कि कोई भी एलिमेंट, नन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए is related to any element of B। A का कोई भी एलिमेंट B के किसी भी एलिमेंट्स के साथ कोई रिलेशन रखता ही नहीं है, तो ऐसे में हमारी रिलेशन होगी खाली। आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया तो आई थिंक लाइक कर देना उसमें। अब यहां पे मैं एक एग्जाम्पल और आगे बढ़ाता हूं, और मैं यहां पे लूंगा हमारी सेकेंड टाइप की रिलेशन, जिसको नाम दिया गया है यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? यूनिवर्सल सेट के बारे में हम लोग जानते हैं। यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स जिसके अंदर होते हैं उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो एक रिलेशन R जो A से B तक है उसका नाम होगा यूनिवर्सल। जैसे अब मैं वापस इसी सेट का एक एग्जाम्पल बनाता हूं। एक रिलेशन लेते हैं R, जहां पे मैंने आपको बोला बेटा ऑर्डर्ड पेयर बनाओ x, y सच दैट जो हमारा x प्लस y है वो 9 से बड़ा है। तो जरा पेयर बनाओ। अगर मैं 2 नंबर ऐसे लूं जिनका सम मैं 9 से बड़ा बताऊं, तो मैं सबसे छोटा पेयर उठाता हूं, मेरा 1, 9 बनेगा, और 1 और 9 का सम होता है 10 जो 9 से बड़ा है। तो ये आएगा 1, 10 भी आएगा, है ना। अगर दूसरा पेयर बनाओ 1 के साथ 10 भी आएगा, 1 के साथ 11 भी आएगा, 2 के साथ 9 भी आएगा, 2 के साथ 10 भी आएगा, 2 के साथ 11 भी आएगा, 3 के साथ 9 भी आएगा, 3 के साथ 10 भी आएगा, 3 और 11 भी आएगा। इसका मतलब हमारी रिलेशन में वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए, क्योंकि इसमें 9 एलिमेंट बनने थे, 9 के 9 तो आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये कौन है? अरे भाई ये तो A क्रॉस A ही निकला, A क्रॉस B निकला, है ना। तो A क्रॉस B के सारे एलिमेंट इस रिलेशन में आ चुके थे। तो मैं कहूँगा A के सारे एलिमेंट B के सभी एलिमेंट्स के साथ रिलेशन में हैं।
तो ऐसे में इसे कहा जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो क्या लिखेंगे? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिलेटेड टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, तो डेफिनेशन पहले पढ़ के मत करो, पहले एग्जाम्पल समझो और फिर डेफिनेशन पे ध्यान दो। तो ये हो गई हमारी दूसरी टाइप की रिलेशन, जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर? अब यूनिवर्सल रिलेशन जब हम लोगों ने कर ली, अब हमारे क्लास 12th की चीज़ के अंदर ये दो चीज़ें तो हो गई, अब हमारी मेन वाले जो हैं वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो आई थिंक ये दो तो क्लियर हैं, दो में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग अपनी तीसरी टाइप ऑफ रिलेशन पे चलते हैं। जो तीसरी टाइप ऑफ रिलेशन से हमारे क्वेश्चनेयर स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें हमारे पास तीसरी टाइप की रिलेशन में सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का वर्ड मैं तुम्हें जोड़ देता हूं एक सिंपल से वर्ड के साथ, जिसका नाम होता है रिफ्लेक्शन। कांच के सामने खड़े हो, आप खड़े हो तो कौन दिखेगा? आप ही दिखोगे। तो रिफ्लेक्शन, इसका मतलब एक रिलेशन जो सेट ए से बी तक है, उसमें यदि ए का एक छोटा एलिमेंट है ए, वो अपने आप से जुड़ा हो। मतलब मैं यहां पे एक रिलेशन के अंदर ये कह सकता हूं, अगर किसी रिलेशन में ये नंबर अपने आप के साथ जुड़ा हो, ऐसा कुछ दिखे, तो वो रिलेशन कहलाती हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। यानी आप ये कह सकते हो, इस लैंग्वेज को मैं यूं भी कह सकता हूं, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। लिखने का ढंग अलग भी है, ए रिलेटेड टू ए, ऐसा लिखने से भी हम लोग कह सकते हैं। अगर ये चीज़ नज़र आ जाती है तो रिलेशन कहलाती है रिफ्लेक्सिव। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या ले सकता हूँ? मान लीजिए मेरे पास एक ही सेट है, और इस बारी मैं इसको ए से बी ना कहते हुए ए से ए ही कह देते हैं। अपन नया सेट क्यों लाएं, एक ही सेट की बात करते हैं। अब मान लो मेरे पास यहाँ एलिमेंट हैं 1, 2 और 3। मैंने आपसे बोला एक रिलेशन बनाइए, इस रिलेशन में a कॉमा बी लेना है, या हम लोग अभी तक x कॉमा वाई लेते आए हैं तो कोई बात नहीं, x कॉमा वाई सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। मान लो मैंने एक ऐसा रिलेशन बनाया। इस रिलेशन में आप लोग अगर ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो x कैसा है, y से बड़ा है और बराबर भी है। तो मैं लूँगा 1 and 1, फिर लूँगा 2 and 1, फिर लूँगा 3 and 1, फिर मैं स्टार्ट करूँगा 2 and 2, फिर लूँगा 3 and 2, और फिर लूँगा मैं 3 and 3। मेरे पास 9 ऑर्डर्ड पेयर थे। उन 9 ऑर्डर्ड पेयर में से मैंने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऑर्डर्ड पेयर लिए। अब तुम्हें क्या करना है भाई, ये रिलेशन तो है मेरे सामने, क्या इसमें तुम्हें a कॉमा ए यानी सेम एलिमेंट्स के पेयर दिख रहे हैं? तो मैंने देखा 1, 2 और 3, तो मैं कह सकता हूँ यस, हमारी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। अभी तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक एक, जब सब समझ में आ जाएगा तो हम लोग एक क्वेश्चन के ज़रिए भी इसको देखेंगे। तो ऐसे में हमारे पास ये हो गई रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जहाँ मैंने एक एग्जांपल में यहीं रहने देता हूँ। तो हमारी सेकंड टाइप ऑफ रिलेशन जो आती है वो है, सेकंड नहीं, फोर्थ टाइप होगी हमारे पास। तो हमारी फोर्थ रिलेशन है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या होता है? अब सिमेट्रिक मीनिंग तो बिल्कुल सेम है भाई। सिमेट्रिक मतलब जैसे मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती हैं, यानी मैट्रिक्स के अंदर तो हमने देखा था भाई, यहाँ मान लो 1 2 3 लिखा है तो यहाँ 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए, यहाँ 6 है तो इधर भी 6 होना चाहिए, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 होना चाहिए। तो कुछ ऐसा मैट्रिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे भी सिमेट्री का मतलब है सेम और उल्टे वाला पोजीशन, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है अगर, तो दिस एम्प्लाइज b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू r। यानी ये एक मज़ेदार चीज़ है, आपको एक पेयर तो लेना होगा,
डिफरेंट एलिमेंट का। बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट ये है कि ए और बी बराबर मत ले लेना, तो ये हमें डिफरेंट लेने हैं। तो तुम्हें मैंने यहाँ पूछा क्या ऐसा है यहाँ पे कि अगर तुमने एक डिफरेंट एलिमेंट का पेयर देखा तो उसका उल्टा रिलेशन में है, ये कैसे चेक करें? तो यहाँ मैंने देखा क्या लिखा है, 2,1 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। करेक्ट, इसमें तो है ही नहीं 1,2, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या कहते हैं, अगर ये पेयर है, इसको यूं भी लिख सकता हूं कि अगर ए रिलेशन में है बी के, देन इसका मतलब ये हुआ, इसे बोलते हैं दिस इंप्लाइज बी भी रिलेशन में होगा ए के। तो जैसे मैं बोल देता हूं भाई, मैं कहता हूं ए बी का भाई है तो बी ए का भी भाई होगा। रिलेशन तो सही है पर भाइयों में सही है ये। मैं कह सकता हूं संदीप गीता का भाई है, अब मैं गीता को संदीप का भाई तो नहीं बोल सकता ना। तो ऐसे में ये आपको बड़े स्पेसिफिकली ऐसे एग्जांपल्स कोट किए जा सकते हैं एग्जाम में। तो रिफ्लेक्शन, हाँ ये कह सकते हो कि यहाँ फादर वाला रिलेशन भी नहीं ले सकते, फ्रेंड कह सकते हैं। महेश इज फ्रेंड ऑफ दिनेश, तो दिनेश इज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ महेश, है ना। तो ऐसे में ये होती है सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है भाई? 1,2 दिखा पर 2,1 नहीं था। और भी एग्जांपल कोट कर सकते हो भाई, 3,1 हमारी रिलेशन में दिख रहा है बट 1,3 मेरे को यहाँ रिलेशन में नहीं दिखा। सो दिस आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं है वो इस तरीके से हमें पता लगेगी। तीसरी टाइप, मतलब 4 हो चुकी हैं, अब हमारे पास आती है 5वीं। तो 5वीं रिलेशन हमारे पास क्या आती है, हमारी 5th रिलेशन होती है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, जैसे यहां हमने एक पेयर लिया था, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये गिवन होता है तब दूसरा प्रूव करना पड़ता है। तो ट्रांजिटिव में 2 गिवन होते हैं। ए ने बताया बी को, यानी ए रिलेशन में है बी के, बी रिलेशन है सी के साथ, तो इन दोनों का मतलब हुआ ए भी अगर सी के साथ रिलेशन में है तो हम लोग इसको सिमेट्रिक कहते हैं, सॉरी ट्रांजिटिव कहते हैं। ट्रांजिटिव का एक बढ़िया एग्जांपल बताता हूं। जब भी वर्ड आता है ट्रांस, इसका मतलब होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाना। ट्रांसमिट, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलेशंट, है ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, एंड ट्रांसजेंडर भी कहते हैं अपन ना, आजकल वर्ड आ गया। तो ट्रांस का मतलब होता है ए ने बी को कोई इंफॉर्मेशन दी, ट्रांसमिट होने के मतलब मैंने तुम्हें बताया, तुमने किसी और को बताया, तब मेरी इंफॉर्मेशन आगे जाएगी। मैंने आपको वीडियो दी, आपने वीडियो किसी और को शेयर की, तो उसे कहते हैं आपने ट्रांसमिट किया। तो ट्रांसमिट मतलब है ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, तो ए सी से पूछेगा तेरे को मिला, वो कहेगा हाँ मिला। इसका मतलब ए और सी का संपर्क भी होना चाहिए, तभी तो पता लगेगा ट्रांसमिट हुई है। तो इसका मतलब यहाँ देखते हैं, यहाँ मैं डिफरेंट देखता हूँ। डिफरेंट क्या है साहब? 3 जुड़ा है 2 से, 2 जुड़ा है 1 से, क्या 3 1 से जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है। तो हमारी ये रिलेशन जो सामने लिखी हुई है ये ट्रांजिटिव है। इसमें डिफरेंट पेयर उठाने हैं। पहले का जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे में पहला होना चाहिए और पहले और तीसरे का लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में तब जब ये हो जाए तो हम लोग कह रहते हैं हमारी रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। और इन दोनों की खासियत बता दूं, इसके अंदर अगर ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग, है ना, यानी अगर हमारा ये ए कॉमा बी यानी कि डिफरेंट एले वाला जो है इज मिसिंग, अगर वो है ही नहीं, डिफरेंट एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास, सेम है, तो आपको मानना पड़ेगा इट इज सिमेट्रिक। और शब्द लिखना होगा ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा। वहीं ट्रांजिटिव के अंदर देखते हैं, ए ने बी को बताया, बी ने आगे किसी को बताया ही नहीं, तो आप उसको ट्रांजिटिव मानोगे कि अगर ए कॉमा बी इज देयर
बट बी ने आगे नहीं बताया, बी कॉमा सी इज नॉट देयर, तब भी हम लोग कह देंगे द रिलेशन यानी इट इज ट्रांजिटिव। और शब्द क्या लिखेंगे? इनसफिशिएंट डाटा। क्लियर? इनसफिशिएंट डाटा लिख सकते हो। यहां अपने पास डाटा था तो मेरे को ढूंढ के निकालना पड़ा कि भाई 3,2 रिलेशन में है, 2,1 रिलेशन में है, और देखने पे पता लगा 3,1 भी रिलेशन में है। डिफरेंट पेयर उठाओ आप, तो मैं डिफरेंट पेयर यहां ले सकता। देखो 1 2 ने बताया 1 को, 1 ने आगे किसी को नहीं बताया, 1 ने 1 को ही बताया था, ये नहीं हुआ, इस पेयर को नहीं ले सकते। 1 ने बताया 3 को, 3 ने 1 को बताया, 1 से आगे किसी के पास गई नहीं इन्फॉर्मेशन, तो ये वाला नहीं ले सकता। मैं यहां से ले सकता था, 3 ने बताया 2 को, 2 ने बताया 1 को, तो 3 1 है। एक ही ऑर्डर पेयर से हमें पता लग जाएगा। अब हम लोग लेते हैं इसके अंदर लास्ट हमारी रिलेशन है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन जब हम लोग बात करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन का बड़ा सिंपल है कि अगर रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, यानी तुम उसको रिफ्लेक्सिव प्रूव कर लो, तुम प्रूव कर दो कि वो सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव। अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सारे हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं R इज इक्विवेलेंस। ठीक है, एक छोटा सा अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया एक रिलेशन में 1 1 है, 1 2 है और 2 2 है। तो ये रिलेशन एक एग्जांपल लिया मैंने। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोगों ने देखा यार मेरे को दो ही तरीके के नंबर दिख रहे हैं, 1 या 2। तो मैंने देखा क्योंकि इसमें 1 1 भी है और 2 2 भी है, मैं मेंशन कर दूंगा 1 1 बिलोंग्स टू R, 2 2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब मैंने देखा मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट है, 1,2 रिलेशन में है बट 2,1 रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दिस इज सिमेट्रिक। ठीक है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक। अब तीसरी कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं। ए ने बी को बताया, यानी कि 1 2 बिलोंग्स टू R, आगे 2 के साथ कहीं इंफॉर्मेशन गई ही नहीं तीसरे एलिमेंट के पास, क्योंकि आगे डाटा ही नहीं मिल रहा मेरे को। मैंने देखा 1 ने 2 को बताया, 2 ने तो अपने आप को ही बताया, तो डाटा है ही नहीं अपने पास। तो यहां पे अगर कुछ होता तो मैं ढूंढता। अगर मान लो यहां 2,3 होता तो मैं यहां पे सर्च करता क्या 1 3 है, अगर ऐसा मिलता, पर मैं यहां जानता हूं मेरे पास अगला पेयर ही नहीं है, तो मैं इसे लिख दूंगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्यों लिख दूंगा? क्योंकि यहां पे इनसफिशिएंट डाटा है, तो डेटा इज मिसिंग, तो आई विल राइट इनसफिशिएंट डाटा। डाटा की आपूर्ति के कारण, मतलब यहां पे है ही नहीं, तो हम लोग इसको ट्रांजिटिव कंसिडर करेंगे। वहीं अगर मैं ये सब रब करके आपसे सिर्फ इतना सा ले लूं कि बेटा अब मेरे पास एक रिलेशन है जिसमें 2 2 है, ठीक है, अब बताइए ये कैसी रिलेशन होगी? तो मेरे पास 1 1 2 2 है, रिफ्लेक्सिव मिल गया। मेरे पास डिफरेंट वाला पेयर ही नहीं है ना, तो मैं कह दूंगा यहां पे A, B है ही नहीं, है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू R, इनसफिशिएंट डाटा है। तो अगर ये डिफरेंट होता तो मैं उसका उल्टा ढूंढता। तो ऐसे में हम लोग लिख देंगे ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा इट इज सिमेट्रिक। भाई सिमेट्रिक का मतलब है ऐसा है तो उल्टा ढूंढो, जब ये है ही नहीं तो मैं इसको सिमेट्रिक कंसिडर कर लूंगा। अच्छा 1 ने 2 को ही नहीं बताया तो 2 3 को कहां से बताएगा? तीसरा मेंबर ही नहीं है, तो अगेन ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा इट इज ट्रांजिटिव।
अब रिफ्लेक्सिव तो ये था, इट इज रिफ्लेक्सिव, और भाई जब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया तो ये इक्विवेलेंस हो गई। अब अगला क्वेश्चन लें, पर भाई अगले क्वेश्चन के लिए आपको अगली वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं अगला क्वेश्चन लूंगा। अभी तब तक आप लोग इसको रिवाइज करें एंड डू द क्वेश्चंस ऑफ योर ओन। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसका क्वेश्चन लेंगे।